समसामयिकी घटना चक्र 2022 आधुनिक भारत का इतिहास। विषय भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, भाग 2। इससे पहले भाग 1 आ चुका है। ये आज भाग 2 है, जिसमें कंटेंट प्लस हम PYQs क्वेश्चंस भी करेंगे। So this is Sia and you are watching UK Mania. So let's start. 1854 के ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटस्ट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउटरम को बनाया गया स्लीमैन के स्थान पर 1854 में, और उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है, जनता की अव्यवस्था बहुत ही शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बन गई थी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया। तो कुशासन का आरोप किस पर लगाया गया था? अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर। किसने लगाया? लॉर्ड डलहौजी ने लगाया। 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। अवध के अलावा डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश हैं। सबसे पहले उसने अपनी विलय की या हड़प की नीति के अनुसार सबसे पहले सतारा को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया, यानी सबसे पहले जो विलय किया गया प्रदेश था वो है सतारा। कब किया गया? 1848 में। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को भी मिला लिया गया 1849 में। फिर उसके बाद बगाहट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1854 में और नागपुर को 1854 में मिला लिया गया, तथा अंतिम में करौली को 1855 में मिलाने वाले थे। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यक्तिगत सिद्धांत को अस्वीकार कर लिया। लेकिन मिलाने वाले थे, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसने इसे अस्वीकार कर दिया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। तो जो रेल निर्माण का प्रयास था वो किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में डलहौजी के समय बिछाई गई थी। तो पहली जो रेल लाइन थी वो 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले जो ट्रेन थी वो किसके प्रयासों से चलाई गई थी? सबसे पहले रेल का जो निर्माण है वो किसके काल में हुआ? डलहौजी के। उसके बाद किस समय हुआ? 1853 में। पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? बम्बई से ठाणे में। और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य, जो रेलवे लाई गई थी, इसके निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना, यानी जो कच्चा माल था उसे अंदर स्टेट से जो बाहर के पोर्ट्स हैं वहां तक उनको ले जाना संभव नहीं था, ज्यादा सामान था। तो इसके लिए उन्होंने रेल का निर्माण किया। इसका दूसरा उद्देश्य था कि सेना को दूर दरार के क्षेत्रों में पहुंचाना भी था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास करजन के समय हुआ। रेलवे का निर्माण डलहौजी के समय हुआ 1853 में, जबकि इसका सर्वाधिक विस्तार यानी किसके समय में सबसे ज्यादा ये ट्रेन का विस्तार हुआ वो है करजन। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डफरिन के समय हुआ। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। डलहौजी से पहले
पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य और सैनिक बोर्ड पर था। तो डलहौजी के पहले जो सार्वजनिक निर्माण का कार्य था वो किसके हाथों में था? सैनिक बोर्ड के हाथ में था। और इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्यों के लिए बहुत सा धन व्यय किए जाने लगा। ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के बाद कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में हुआ। किसके समय हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समय हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था और उनके द्वारा जो उत्पन्न संतानें होंगी वो वैध घोषित किए जाएंगे। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता कौन थे? तो पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री, धोंडे केशव कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना धोंडो केशव कर्वे के द्वारा 1899 में पूना में की गई। 1857 ईस्वी में महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही के ताज के अंतर्गत लाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। तो इसी घोषणा के तहत जो कैनिंग उससे पहले अभी गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसे क्या बना दिया गया है? ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय बना दिया गया है कैनिंग को। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी बना दिया गया। 1877 में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित दिल्ली दरबार में, तो दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ? 1877 में इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ। पहला जो आंग्ल अफगान युद्ध है वो 1839 से 1842 के मध्य हुआ। इसके दौरान ही गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। तो आंग्ल अफगान युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड थे। लॉर्ड लेटन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। तो पहला आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय हुआ? ऑकलैंड के समय। और पहला आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? 1839 से 1842 में। उसके बाद लॉर्ड लेटन के समय दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 से 1880 के मध्य। फिर 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? एलन बरो ने किया। तो जो एलन थे उन्होंने बुरे काम कैसे? दास। तो उनका उन्मूलन किसने किया? एलन बरो ने। इसके काल में कब था इसका काल? 1842 से 1844 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की रीति पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल में प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्राय जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबोधित किया भी जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला।
इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल अकर्मण्यता यानी मास्टरली इन एक्टिविटी शब्द का JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई। तो जो भारत में पहली जनगणना है वो किसके काल में हुई है? लॉर्ड मेयो के काल में हुई है। कब हुई? किस वर्ष? 1872 में हुई। तो भारत में अंग्रेजों के समय पहली जनगणना हुई और किसके समय में हुई है? लॉर्ड मेयो के समय में हुई है। मेयो का काल कब था? 1869 से 1872 के बीच में मेयो का काल था और उसी बीच में 1872 में उसने जनगणना कराई। लेकिन ये जो जनगणना थी वो नियमित रूप से नहीं हुआ करती थी। उसके बाद जब रिपन का काल आया, रिपन का काल था 1860। रिपन ने क्या किया? अपने काल में नियमित जनगणना कराई। तो लेकिन पहली बार जनगणना किसने कराई? लॉर्ड मेयो ने 1872 में। और अगर पूछा जाए कि नियमित यानी कंसिस्टेंट, मतलब हर प्रत्येक 10 साल के भीतर अंतराल में जो जनगणना होती है, जो वर्तमान स्वरूप है, वो किसने स्टार्ट किया? तो वो लॉर्ड रिपन ने किया। लॉर्ड मेयो जिसका काल था 1869 से 72, इसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान शेर अली अरफीदी नामक एक कैदी के द्वारा हो गई थी। तो वो गवर्नर जनरल जिसकी मृत्यु या वायसराय जिसकी मृत्यु अंडमान निकोबार में हो गई थी, कौन था? लॉर्ड मेयो। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही हुई थी। इससे पहले कोई भी ऐसा गवर्नर जनरल या फिर उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं हुआ जिसकी मृत्यु उसके कार्यकाल में हुई हो। तो ये पहला गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु उसके कार्यकाल में हुई है। 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल और कर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सैंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या फिर भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम कब का है? 1878 का है और किसके समय आया? लॉर्ड लिटन के समय आया। तो 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में कौन सा एक्ट पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस अधिनियम में मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत और भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पद बताया है। श्री S.N. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। आकाश से वज्रपात कहा है। सर P.C. इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। तो विधि सदस्य कौन थे? P.C. इल्बर्ट थे, वायसराय की विधि परिषद के सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक पारित किया और इसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई। तो इल्बर्ट बिल की संज्ञा इसे ही दी गई। किसने पारित किया? P.C. इल्बर्ट ने किया। और ये कौन थे? वायसराय की जो परिषद थे उसके विधि सदस्य थे। ये विधेयक क्या था? तो इस विधेयक के उद्देश्य था कि जाति भेद के आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। तो जो पहले जाति भेद पर आधारित जो भी न्यायिक अयोग्यताएं थी उन्हें समाप्त कर दिया जाए और भारत और यूरोपीय न्यायाधीशों की जो शक्तियां थी उन्हें समान कर दिया जाए, इस इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था।
जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत हुआ, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। किसे सबसे अधिक उदारवादी या अच्छा वायसराय माना जाता है? वो कौन है? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के काल को सर्वाधिक उदारवादी काल माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए। तो उन्होंने महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काम किया। जैसे कि जो महिलाएं और बच्चे फैक्ट्रीज में काम करते थे, उनके लिए कुछ नियम बनाए। जैसे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया? 1881 में आया। किसके काल में आया? रिपन के काल में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट या अधिनियम 1881 में रिपन के काल में आया और इसके तहत क्या था कि 7 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दी गई। इससे पहले क्या था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी फैक्ट्रियों में काम करते थे। वहाँ पर इतने खतरनाक विस्फोटक पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ निकलते हैं जिससे बच्चों की हालत और महिलाओं की प्रॉब्लम होती है। तो रिपन ने क्या किया, उसके लिए एक नियम बनाया और प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया 1881 में। और इसमें कहा गया कि जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे। जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे हैं वो प्रतिदिन 9 घंटे काम करेंगे। यानी एक तो जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो तो फैक्ट्री में काम करेंगे ही नहीं। जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे हैं उनको 9 घंटे ही काम करना पड़ेगा। यानी पूरे दिन नहीं लगेंगे, वो सिर्फ 9 घंटे उन्हें काम करना होगा। इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी दी जाएगी। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया। तो दूसरा फैक्ट्री अधिनियम कब आया? 1891 में आया। जबकि पहला फैक्ट्री अधिनियम 10 साल पहले 1881 में आया। दूसरे फैक्ट्री अधिनियम में क्या था? इसमें जो मजदूर थे, मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था कर दी। तो साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था किस में की गई? 1891 में की गई। जो वर्तमान में हम देखते हैं कि संडे को छुट्टी होती है, तो वो किसके काल में हुई? रिपन के काल में हुई। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के कारण रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक भी मानते हैं। तो लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय शासन का जनक भी माना जाता है। चार्ल्स मैटकॉफ ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। प्रेस पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा। तो जो चार्ल्स मैटकॉफ ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था उसे भी रिपन ने मुक्ति दिलाई और तभी से इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी जो कि 1784 में कलकत्ता में एक विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। तो सबसे पहली बार जो पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। कब हुई? 1784 में हुई। और किसके द्वारा हुई? विलियम जोन्स के द्वारा हुई। 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। तो प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण किसे नियुक्त किया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बना दिया गया। जो पुरातत्व सर्वेक्षण था अब उसको क्या किया गया? एक अलग से विभाग बना दिया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1899 से 1905 के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की या
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत को ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की है। तो गोखले ने किसने कर्जन के प्रशासन की तुलना किससे की है? औरंगजेब के मुगल सम्राट औरंगजेब के प्रशासन से की है। नवंबर 1905 में कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। जॉन मार्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया गया और इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909 में आया और इसमें क्या किया गया कि मुसलमानों के लिए एक पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना कर दी गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो जो मुसलमानों के लिए अलग से मताधिकार या वोटिंग का सिस्टम था वो कब से शुरू हुआ? मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में आया था उसमें। और वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग था उसके समय में क्या हुआ, राजधानी को जो पहले कलकत्ता हुआ करती थी उसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत बुलाया और दिल्ली में क्या हुआ, भव्य दरबार का आयोजन हुआ। तो दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 में लगा। किसने किया? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली में दरबार का आयोजन हुआ, जिसे तृतीय दिल्ली दरबार कहा जाता है। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इसी में ही क्या किया था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और राजधानी को स्थानांतरित की घोषणा इसी में की गई थी। जो हमारा गवर्नर जनरल का पार्ट 1 और पार्ट 2 आज कंप्लीट होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद जो गवर्नर जनरल की 3rd वीडियो आएगी उसमें हम सभी जो क्वेश्चंस हैं अब तक के आए हुए वो हम उसमें कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।